हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेईई। जैसा कि आप जानते हैं, हम स्ट्रेट लाइन के जेईई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन देखा था। ये क्वेश्चन है हमारे पास जेईई एडवांस 2016 का, क्योंकि 2016 से लेकर 2021 के बीच में जेईई एडवांस लेवल पर स्ट्रेट लाइन का कोई भी डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है। लेट अल्फा ये लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू आर, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अल्फा एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू लैम्डा एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू म्यू। देन अब यहाँ पर इन्होंने हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। जब हम पहली बार इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि इस क्वेश्चन को चाहे तो हम स्ट्रेट लाइन से सॉल्व कर सकते हैं और चाहे हम इसके अंदर डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम चारों ऑप्शंस को जब देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सिस्टम वर्ड का यूज कर रखा है, जो जनरली डिटर्मिनेंट के अंदर यूज करते हैं, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का भी यूज कर रखा है, जिसको भी हम डिटर्मिनेंट के अंदर ही यूज करते हैं। तो खैर, ये जब हम इस क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन के अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसे स्ट्रेट लाइन के तरीके से ही सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं और क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से हम करना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली, अल्फा एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू लैम्डा, एंड दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू म्यू। अब हम क्या देखते हैं कि चारों ऑप्शंस के अंदर ही इन्होंने अल्फा की वैल्यू या तो -3 कंसीडर कर रखी है या अल्फा की वैल्यू -3 कंसीडर नहीं करने के लिए बोल रखा है। उसके अलावा इन्होंने लैम्डा प्लस म्यू को इक्वल्स टू 0 बोल रखा है या लैम्डा प्लस म्यू को नॉट इक्वल्स टू 0 करके बोल रखा है। ऐसी कंडीशंस अगर हमें चाहिए होंगी तो बेसिकली हम देखेंगे कि इक्वेशंस को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अब किस बेसिस पर हमें इक्वेशंस को कंपेयर करना होगा उसको भी हम इन ऑप्शन से जान पा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की जब बात करी है तो जब ये लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 बोल रहे हैं और ये ऐसा भी बोल रहे हैं सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि शायद यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी या ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो हम कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अभी के लिए यहाँ पर इन सारे ही कोफिशिएंट्स को, x के कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को एंड कांस्टेंट वाले टर्म्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो हम देख रहे हैं अल्फा के अपॉन में 3 आ जाएगा, 2 के अपॉन में -2 आ जाएगा एंड लैम्डा के अपॉन में म्यू आ जाएगा। अभी के लिए हम ना तो यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा सकते हैं और ना ही हम नॉट इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है तो हमें कोई ना कोई साइन तो लेकर चलना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए लेट से हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल सके कि आखिर इक्वल टू साइन लेने पर क्या होगा एंड नॉट इक्वल टू का साइन लेने पर क्या होगा। अगर हम इक्वल टू का साइन लेकर चलते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, अल्फा बाय 3 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू लैम्डा बाय म्यू। जब हम यहाँ से देखते हैं तो अल्फा इक्वल्स टू तो -3 आ रहा है एंड लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ रहा है। जब हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू -3 हो जाएगा एंड लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो हम समझ पा रहे हैं कि दोनों लाइन पैरेललिटी में चलते चलते एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएंगी, और जब दोनों ही लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन केवल सी है, जिसमें बोल रखा है कि अल्फा इक्वल्स टू -3 अगर हम ले लेते हैं तो एक्स वाई से मिलने वाला जो स्लोप होगा वो हमारा सेम हो जाएगा, और अगर लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास दोनों ही लाइन बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएंगी,
जिसकी वजह से दोनों लाइन अगर सेम टू सेम हो जाएंगी तो वो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई लाइन टाइप से हो जाएंगी, जिन्हें हम कोइंसिडेंट लाइंस बुलाया करते हैं। अब अगर यहां पर अल्फा इक्वल्स टू केवल -3 ही आ रहा हो और अभी के लिए ये वाली जो कंडीशन है हमारी कुछ ऐसी हो जाए -1 नॉट इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन म्यू, तो हम समझ पा रहे हैं यहां पर हमारे पास कंडीशन हो जाएगी लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे ही ये कंडीशन हमारे पास नॉट इक्वल टू के लिए आती है तो हम समझ पाते हैं कि ये दोनों लाइन के अंदर स्लोप तो हमारा सेम हो गया, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी डिफरेंट हो जाएगी। और जब कांस्टेंट टर्म हमारी डिफरेंट हो जाएंगी तो ये कैसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल लाइंस को। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो हम समझ पा रहे हैं कि दोनों लाइन पैरेलल होने पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब हम इन चारों ही ऑप्शंस के अंदर इस चीज को चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि ना तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से, ना ही सेकंड बैठ रहा है, ना ही थर्ड बैठ रहा है, केवल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का था तो इसके अंदर मल्टीपल आंसर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन तब करेक्ट है जब अल्फा की वैल्यू -3 थी और लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 आ रहा था, मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाती हैं। और फोर्थ ऑप्शन हमारा तब करेक्ट आ रहा था जब अल्फा की वैल्यू -3 हो रही थी, मतलब दोनों लाइन का स्लोप सेम हो गया। और लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहां पर दोनों लाइन केवल पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो कभी भी ये कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगी। अब एक बार हमें इस ऑप्शन नंबर बी के लिए और चेक करना है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस के अंदर अल्फा इक्वल टू -3 का जिक्र कर रखा है। अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू -3 हो जाएगा तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर अल्फा इक्वल टू -3 नहीं है तो दोनों ही लाइन का स्लोप डिफरेंट हो जाएगा। और जब दोनों ही लाइन का स्लोप डिफरेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। और जब दोनों लाइन ही किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो हम समझते हैं कि इनका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम देखते हैं ये सेकंड ऑप्शन में बोल रखा है इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। क्योंकि जब दोनों लाइन एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ही तो वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे कि उनका जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है। कांस्टेंट टर्म क्या है वो केवल दो चीजों को प्रभावित करता है, एक तो पैरेलल लाइंस के लिए और दूसरा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये कांस्टेंट टर्म प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो ऑप्शंस करेक्ट माने जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन बी, सी एंड डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें जेईई एडवांस 2014 का, जिसमें बोल रखा है फॉर अ पॉइंट P इन द प्लेन लेट D1P एंड D2P बी द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइंस x minus y equals to 0 and x plus y equals to 0 respectively. The area of the region capital R consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane and satisfying the equation D1P plus D2P greater than equals to 2 but less than equals to 4 is given by। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा हेल्दी सा लगता है, थोड़ा भारी भरकम सा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल और इनोसेंट है। हम इस क्वेश्चन को जब करना स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर एक बेसिक हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसका जो फिगर बनेगा वो किस टाइप से बनेगा। भले ही चाहे हम एक रफ फिगर अपने माइंड में रखें, लेकिन हमें वो फिगर बनाने की ज़रूरत है। वो कैसे कि अगर हमने एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और अभी के लिए यहाँ पर हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, कौन से वाली लाइन को? केवल x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वाली लाइन को। अब हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 वाली लाइन को इस पर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उसका एक कारण है जो कि अभी हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि जो D1P है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कि हमने एक पॉइंट P माना और वो पॉइंट P हम कहीं पर भी मान सकते हैं। यहाँ पर उस पॉइंट P को अगर आप देखते हो तो लेट से अभी के लिए आपने उस पॉइंट P को मान लिया x y। आप क्या बोल रहे हो कि इस पॉइंट P से इस पॉइंट P को आप x1 y1 भी मान सकते हो, अल्फा बीटा भी मान सकते हो, a एंड b भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो। लेकिन लेट से अभी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने अभी से क्या ले लिया है, केवल x y। तो जब हमने इसको x y ले लिया है और जब हम x y लेकर इस पॉइंट से इन दोनों ही लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि ऐसा बोल रखा है, तो हमारे पास d1p की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ, जब पहली लाइन के ऊपर जब आपने परपेंडिकुलर डाला जिसको d1p बुला रहे हैं, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। और इसी तरीके से जब आप d2p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमें बता रखी है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। और हमें डायरेक्ट कंडीशन बोल रखी है कि d1p प्लस d2p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 4। ये वैल्यू हम इसमें भी पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई अपॉन रूट 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई अपॉन रूट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 4। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x और y तो वेरिएबल हैं, लेकिन रूट 2 तो कांस्टेंट टर्म है। हम इस रूट 2 को कांस्टेंट टर्म को दोनों के ही अपॉन से डिनोमिनेटर से निकाल सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, हम इसको बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई, और वो जो रूट 2 निकाला है हमने LHS और RHS की इनइक्वालिटी के अंदर एडजस्ट कर दिया। तो वो कितना हो रहा है 2 रूट 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 रूट 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस की कंडीशन दे रखी है। अभी जो हमने यहाँ पर जो ग्राफ एक्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया था वो किसका किया था, x माइनस वाई इक्वल टू 0 का। अब हम देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है वो कौन से पॉइंट्स को लेते हुए करना है, वो पॉइंट्स जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो x भी पॉजिटिव होगा और y का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मॉडुलस लगा हुआ है x प्लस वाई पर, क्या वो कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। और कोई भी नॉर्मल बच्चा जो जेई की तैयारी कर रहा है वो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझता है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई, जिसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है, उसमें आपको कुछ भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलने वाली है। लेकिन जब हम मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई की बात करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें x y से बड़ा होगा और एक कंडीशन ऐसी भी मिल सकती है जिसमें y x से बड़ा हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें मॉडुलस को एडजस्ट करना पड़ेगा प्लस माइनस साइन के साथ। तो हमने जो ग्राफ बनाया है वो केवल और केवल x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन का इसलिए बनाया है क्योंकि जो साइन जो मॉडुलस के अंदर एडजस्ट होगा वो केवल इसी वाले मॉडुलस के लिए होगा, ना कि इस वाले मॉडुलस के लिए। मतलब ये फ्री ऑफ मॉडुलस होगा। तो हमने इस x माइनस वाई के लिए सबसे पहले केस नंबर 1 ले लिया और वो केस नंबर 1 हमने क्या बोल दिया कि लेट से जब x y से बड़ा होगा। अगर x y से बड़ा होगा तो हमें समझ में आ रहा है कि मॉडुलस में x माइनस वाई पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह होगा, तो ये कैसे ओपन होगा, x माइनस वाई की तरह ही ओपन होगा। प्लस x प्लस वाई तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर मॉडुलस लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो यहाँ पर कंडीशन हो रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 2 लेस देन इक्वल टू 4 रूट 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए y से y ये कैंसिल आउट हो रहा है और हम बोल रहे हैं 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 2 बट लेस देन इक्वल टू 4 रूट 2
यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x के पास हमारी कंडीशन हो जाएगी x इज ग्रेटर देन √2 बट लेस देन इक्वल्स टू 2√2। तो लेट से ये हमारे पास पहली एक कोई कंडीशन आ गई। अब जब हमने केस 1 की बात करी तो x ग्रेटर देन y लिया। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जब मॉडुलस के अंदर y x से बड़ा हो जाए, तो हमने केस 2 कंसीडर कर लिया। केस 2 कंसीडर किया हमने जब y ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब y x से ग्रेटर हो जाएगा तो हमें मॉडुलस को किससे ओपन करना पड़ेगा, माइनस से ओपन करना पड़ेगा। और क्योंकि जो दूसरा मॉडुलस है x प्लस वाई वो तो अनचेंज्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से और पॉजिटिव साइन होने की वजह से, क्योंकि नेगेटिव साइन उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसा टाइप किसी हो जाएगी। हम देखते हैं, ये खुलेगा हमारे पास x प्लस x माइनस वाई माइनस साइन के साथ, क्योंकि y क्या है इस बार x से बड़ा है, तो इसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी हम इसमें लगा देते हैं। और x प्लस वाई तो पहले से ही पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4√2। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये माइनस x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4√2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2 बट लेस देन इक्वल्स टू 2√2। यहाँ से हम देख रहे हैं कि x के लिए भी वही वैल्यू आ रही है और y के लिए भी हमारे पास वही वैल्यू आ रही है। अब हमें इन दोनों ही वैल्यूज़ को इस ग्राफ के ऊपर किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत इजी है, हम देख रहे हैं x एक्सिस ये है हमारे पास, और लेट से √2 अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और 2√2 अगर ये यहाँ कहीं पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास x इक्वल्स टू √2 वाली लाइन हो जाएगी कुछ ऐसे टाइप से, और x इक्वल्स टू 2√2 वाली लाइन कुछ ऐसे टाइप से हो जाएगी। और अभी के लिए हम इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास लाइन इस टाइप से आ गई। इसी तरीके से जब हम y इक्वल्स टू √2 वाली लाइन के लिए बोलेंगे तो ये यहाँ कहीं पर आएगी और ये कुछ इस टाइप से जाएगी। और जब हम y इक्वल्स टू 2√2 के लिए बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल इसी लाइन में आएगी और ये 2√2 हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो कौन सा एरिया हो जाएगा, ये एरिया पूरा का पूरा हो जाएगा। यही वो रीजन है जिसका वो एरिया आपसे कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। अब मान लो आपको ये जो शेडेड एरिया है, जो लाइंड एरिया है, ये कैलकुलेट करना हो, तो ये बहुत ही सिंपल सा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बन गया अब हमारे लिए। हम अगर इस पूरे ही स्क्वायर में से, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है √2 ये लेंथ है, 2√2 ये लेंथ है, तो इस पूरे स्क्वायर में से अगर हम ये छोटा सा स्क्वायर अगर माइनस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड शेडेड एरिया आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास x और y में जो कंस्ट्रेन लगा हुआ है इनइक्वालिटी की वजह से, वो हमें इतना ही एरिया लेने के लिए बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो रिक्वायर्ड एरिया हम बोल सकते हैं कैपिटल A इक्वल्स टू इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, मतलब इस वाले स्क्वायर में से हमने छोटे वाला स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया। ये हो रहा है हमारे पास 2√2 का स्क्वायर 8 हो गया, -2 इक्वल्स टू ये हमारे पास हो गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस देखने में थोड़े से डरावने टाइप से होते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ईजिली बहुत अच्छे से हो जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।